आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, आज हम लोग शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा था, हम लोगों ने मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ रखा था। आज हम लोग शुरू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए आज हम लोग, इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा था, इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ रखा था कि क्यों इंपॉर्टेंस पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्यों जरूरत पड़ा, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों फॉर्म किया गया, किसने पहली बार फॉर्म किया, एम एन रॉय ने फॉर्म किया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आइडिया प्रपोज किया, जो कि एम एन रॉय को क्या बोला जाता था, एम एन रॉय को बोला जाता था आपका कम्युनिस्ट, क्या बोला जाता था, पायोनियर ऑफ द कम्युनिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट का पायोनियर बोला जाता था। फिर उसके बाद हम लोग कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा कि उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन लोग थे, ये पढ़ा हमने। तीसरी टॉपिक में हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि आज का प्रियम्बल है। हमने क्या पढ़ा, आज का जो प्रियम्बल है वो जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, उसी के बेसिस पे, उसी का मॉडिफाइड वर्जन आज का प्रियम्बल है हमारा, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में जो चेंजेज आया वो क्या क्या चेंजेज आया। फिर हमने दूसरा फंक्शन भी देखा कि देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास दो फंक्शन था, एक तो लेजिस्लेटिव लॉ को चलाना, एक तो लेजिस्लेचर को चलाना, एक लॉ बनाना, दूसरा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम था, क्या क्या काम हुआ, नेशनल फ्लैग बना, फिर नेशनल एंथम बना, नेशनल सॉन्ग हुआ, फिर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950, ठीक। ये सारी चीजें हमने बातें कर रखी है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लोग करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन इससे पहले हम लोग ये देखेंगे, इससे पहले हमने क्या कर रखा था, इससे पहले हमने कुछ पढ़ रखा था, यहाँ तक आई थिंक पढ़ रखा था, और उसके बाद शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके कारण हमने आगे लेक्चर कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसलिए हम पहले इसको देखते हैं। ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 2 का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेक्चर 2 या पार्ट 2 बोल सकते हैं उसको। तो ये किसका कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 का, ठीक है। इसमें क्या हुई थी, लेटर ऑन चेयरमैन प्रपोजल, चेयरमैन के प्रपोजल के बाद इट वाज रिजॉल्व दैट कृष्णा कृपलानी बी को-ऑप्टेड एज मेंबर्स एंड कन्वेनर ऑफ द कमिटी। देखिए चेयरमैन के प्रपोजल के बाद जब ये एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, ये कांग्रेस का जो एक्सपर्ट कमेटी था उसमें से चेयरमैन के बनने के बाद क्या हुआ, उसमें से क्या हुआ कि जो भी लेटर ऑन द चेयरमैन प्रपोजल इट वाज रिजॉल्व दैट कृष्ण कृपलानी बी को-ऑप्टेड एज ए मेंबर एंड कन्वेनर ऑफ द कमिटी। कृष्ण कृपलानी को क्या चुना गया, को मेंबर, को-ऑप्टेड एज ए मेंबर, मेंबर के रूप में चुना गया, और क्या चुना गया, कन्वेनर के रूप में चुना गया, ठीक है। द कमिटी हैड 2 सिटिंग्स, कमिटी के पास, कमिटी ने 2 सिटिंग्स किया, क्या क्या सिटिंग्स किए, पहले फर्स्ट सिटिंग्स किया एट न्यू दिल्ली फ्रॉम जुलाई 20 टू 22 1946। पहला सिटिंग कहाँ हुआ, न्यू दिल्ली में, कब से कब तक, जुलाई 20 से लेकर के 22 तक 1946 में। और दूसरा कहाँ हुआ, बॉम्बे में हुआ फ्रॉम अगस्त 15 टू 17 1946। कब हुआ, अगस्त में हुआ, फ्रॉम 15 अगस्त टू 17 अगस्त 1947, ठीक है। इसके अलावा भी अपार्ट फ्रॉम ए नंबर ऑफ नोट्स प्रिपेयर्ड बाय इट्स मेंबर द कमिटी डिस्कस द प्रोसीजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए इतना नोट्स प्रिपेयर होने के बाद भी, इतनी सारी चीजें प्रिपेयर होने के बाद भी क्या था कि कमेटी क्या करना चाहती थी और उसके मेंबर क्या करना चाहती थी कि किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडेप्ट करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती थी, ठीक है। द क्वेश्चन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कमिटी एंड द ड्राफ्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट टू बी मूव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जो भी ड्राफ्ट बना था वो फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हो गया था, वो पास हो रखे थे, ठीक है। ऑन द रोल प्लेड बाय हिज कमिटी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो कमेटी ने रोल प्ले किया, ग्रेवनेल ऑस्टिन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, एक ग्रेनवेल ऑस्टिन थे, वो क्या थे, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इट वाज द कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो क्या है, वो कांग्रेस एक्सपर्ट कमिटी है, मींस मेनली उसमें जो मेंबर्स है
उसमें कौन मेंबर है? कांग्रेस एक्सपर्ट, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। दैट सेट इंडिया ऑन द रोड टू हर प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि इंडिया को कहां सेट कर दिया, किस रोड पे सेट कर दिया? अभी के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए किसके हाथ में दे दिया? कांग्रेस एक्सपर्ट कमेटी के हाथ में दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। द कमिटी मेंबर्स वर्किंग विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कैबिनेट मिशन स्कीम, और कमेटी मेंबर किसके किसके विद इन में काम कर रहे थे? किसके अंदर काम कर रहे थे? फ्रेमवर्क ऑफ द कमिटी कैबिनेट मिशन स्कीम, कैबिनेट मिशन स्कीम्स के विद इन काम कर रहे थे, उसके अंदर काम कर रहे थे। ठीक है। मेड जनरल सजेशन अबाउट ऑटोनोमस एरिया, उन्होंने कुछ जनरल सजेशन दिया किसके किसके बारे में? ऑटोनोमस एरिया के बारे में। उसके बाद द पावर्स ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट्स एंड द सेंटर एंड अबाउट सच इशू एज द प्रिंसली स्टेट्स एंड द अमेंडिंग पावर, कुछ कुछ चीजें दिया गया किसको? प्रिंसली स्टेट्स को। कुछ कुछ चीजें अमेंडिंग पावर दी गई। ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस की गई। दे आल्सो ड्राफ्टेड ए रेजोल्यूशन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट किया, क्लोजली रिजेंबलिंग द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रिजेंबल कर रहा था। मींस जो भी जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसको क्या कर रहे थे? उसको रिजेंबल कर रहे थे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म कैसे हुआ, या फिर किसने किसने क्रिटिसिज्म किया और किस किस बेसिस पे किया? पहला, द क्रिटिक्स हैव क्रिटिसाइज्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन वेरियस ग्राउंड, किस किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज किया? जैसे नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। द क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी as its member were not directly elected by the people of India on the basis of universal adult franchise। जिसने भी क्रिटिसाइज किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने एक ग्राउंड ये रखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी? क्योंकि वो क्या किए हैं? वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आए हैं। उसको पीपल ऑफ इंडिया ने क्या किया है? इलेक्ट नहीं किया है। वो किसके बेसिस पे आए? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे आए। किसके? ऑन द बेस, जो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था उसके बेसिस पे लोगों ने क्या किया है? जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर है उसको इलेक्ट नहीं किया गया है। किसके बेसिस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे, इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। दूसरा क्या हुआ? नॉट ए सोवरेन बॉडी, मींस ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। कैसे नहीं है? द क्रिटिक्स मेंटेन्ड दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट ए सोवरेन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सोवरेन बॉडी नहीं है, इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। क्यों नहीं है? एज इट वाज क्रिएटेड बाय द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों नहीं है ये सोवरेन बॉडी? क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने बनाया था? किसके किसके सजेशन पे बनाया था? गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सजेशन पे बनाया था, इसलिए ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ठीक है। फर्दर दे सेड दैट द असेंबली हेड हेल्ड इट्स सेशन विद द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद भी क्रिटिक्स ने क्या बोला? क्रिटिसाइज करने के लिए कि जो भी सेशन हेल्ड हुए वो किसके बेसिस पे हुए? वो किसके परमिशन से हुए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से हुए। जो भी सेशन हेल्ड हुए वो किसके परमिशन से हुए? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के परमिशन से हुए। ठीक है। तीसरा क्या हुआ? तीसरा क्रिटिसिज्म क्या आया कॉन्स्टिट्यूशन में? तीसरा क्रिटिसिज्म आया, अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस बिना मतलब के लंबा समय ले लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है। दे स्टेटेड दैट द फ्रेमर्स ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन टुक ओनली 4 months टू कंप्लीट देयर वर्क। उन्होंने इस बात का रेफरेंस दिया कि अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था मात्र उसमें कितना महीना लगा था? मात्र उसमें 4 महीने लगे थे और कंप्लीट हो गया था काम। ठीक है। इन द कॉन्स्टेक्ट निजामुद्दीन अहमद, ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, coined a new name of the drafting committee to show the contempt of it. He is called it drifting committee। उसने जो नाजिरुद्दीन अहमद थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या बोल दिया गया? एक नया नाम बोल दिया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी को हटा करके क्या बोल दिया गया? ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया गया। उस नाम को क्या, उस ड्राफ्टिंग कमेटी को हटा करके क्या क्या बोल दिया गया? ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया गया। द टाइम टेकन बाय द फ्रेमर्स ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन इन टेबल 2.7। अब है चौथा क्या क्रिटिसिज्म था कि डोमिनेटेड बाय द, चौथा क्या क्रिटिसिज्म था? डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस। किसके द्वारा? कांग्रेस को द्वारा डोमिनेट किया था। जैसे द क्रिटिक्स चार्ज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द कांग्रेस पार्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसके द्वारा डोमिनेटेड किया गया है? कांग्रेस पार्टी के द्वारा डोमिनेटेड किया गया है। ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट Gabriel Austin, an American constitutional expert, remarked, "The Constituent Assembly was a one-party body in
एंड एसेंशियली वन पार्टी कंट्री। एक पार्टी कंट्री में एक पार्टी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ये किसने बोला था? ये बोला था ग्रेनवेल ऑस्टिन ने, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। उन्होंने बोला था कि जो वन पार्टी कंट्री है उसमें वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। ठीक है, वन पार्टी कंट्री में वन पार्टी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। तो असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। क्या था? असेंबली कांग्रेस था और कांग्रेस ही इंडिया था। उस टाइम पे एक ही पार्टी थी मेनली एग्जिस्ट कर रही थी। कौन कौन से? एक तो आपका कांग्रेस पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग तो अपना पार्टीशन लेकर के पाकिस्तान की तरफ जाने लगे, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हिस्सा नहीं ले रहे थे। ठीक है, तो एक ही पार्टी रह गए, कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और वही इंडियन नेशनल कांग्रेस के कारण क्या हुआ, ये चीजें ऐसे हुई। इसलिए इसको ये बोला गया कि क्या है, असेंबली वाज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया। असेंबली क्या है? कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्या क्रिटिसिज्म दिया गया, लोअर पॉलिटिशियन डोमिनेशन मीन्स इसमें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या है कि लोअर मीन्स वकील का ज्यादा डोमिनेशन है। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड बाय द क्रिटिक्स दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज डोमिनेटेड बाय द लोअर्स एंड पॉलिटिशियंस। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कौन डोमिनेट कर रहा है? वकील और पॉलिटिशियंस। दे पॉइंटेड आउट दैट अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वेर नॉट सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट किया कि जो अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको सफिशिएंटली रिप्रेजेंट नहीं किया गया। दिस टू देम इज द मेन रीजन फॉर द बल्किनेस एंड कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यही रीजन रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना बल्किनेस है, इतना भारी है कॉन्स्टिट्यूशन, और लैंग्वेज में इतना कॉम्प्लिकेशन है, यही कारण रहा है कि उन्होंने सारे ग्रुप के लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। ठीक है, उसके बाद छठा क्रिटिसिज्म क्या आया कि डोमिनेटेड बाय हिंदू। किसने डोमिनेट किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को? हिंदू ने डोमिनेट किया। कैसे? अकॉर्डिंग टू द सम क्रिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज ए हिंदू डोमिनेटेड बॉडी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है? हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है। लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन कॉल्ड इट एज ए बॉडी ऑफ हिंदूज। और किसने बोल दिया ये? लॉर्ड विस्कॉन्ट साइमन ने क्या बोल दिया? एक बॉडी ऑफ हिंदू। ये क्या है? ये हिंदू का बॉडी है। सिमिलरली विंस्टन Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India. क्या क्या हुआ? चर्चिल विंस्टन चर्चिल ने क्या बोला? विंस्टन चर्चिल ने क्या कमेंट किया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। सिर्फ एक मेजर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। और वो मेजर कम्युनिटी कौन है? वो मेजर कम्युनिटी हिंदू है। ठीक है, ये था क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्रिटिसिज्म, ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का क्रिटिसिज्म था ये। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। एलिफेंट को क्या चुना गया था? सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सील क्या होगा? एलिफेंट होगा। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सर बी एन राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सर बी एन राव को क्या अपॉइंट किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया। HBR Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. HBR Iyengar was the secretary of the Constituent Assembly. SN Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. ठीक है, प्रेम बिहारी नरेन रैजादा वाज कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन। कैलीग्राफर मतलब लिखावट, मीन्स किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए, उसके कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नरेन रैजादा। ठीक है, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज हैंड रिटन बाय हिम इन ए फ्लोइंग इटालिक स्टाइल। मींस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। द ओरिजिनल वर्जन वाज ब्यूटिफाइड एंड डेकोरेटेड बाय द आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन इंक्लूडिंग नंदलाल बोस एंड बिहोर राम मनोहर सिन्हा। ओरिजिनल वर्जन वो ब्यूटिफाई किया गया था और सजाया गया था किसके द्वारा? आर्टिस्ट फ्रॉम द शांति निकेतन। शांति निकेतन से आर्टिस्ट आए थे। कौन कौन इंक्लूड होता है उसमें? नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। कौन कौन? नंदलाल बोस एंड बिहार राम मनोहर सिन्हा। ठीक है, बिहार राम मनोहर सिन्हा illuminated, beautified and ornamented the original preamble calligraphed by प्रेम बिहारी नरेन राजदा। जो भी प्रियम्बल को कैलीग्राफ किया गया था किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नरेन राजदा के द्वारा। उसको ब्यूटिफाइड और ऑर्नामेंटेड किसने किया? बिहार राम मनोहर सिन्हा ने। किसने किया? बिहार राम मनोहर सिन्हा ने। द कैलीग्राफी ऑफ द हिंदी वर्जन ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय वसंत कृष्ण विद्या एंड एलिजेंटली डेकोरेटेड एंड इल्यूमिनेटेड बाय नंदलाल बोस। मीन्स जो कैलीग्राफी का हिंदी वर्जन था उसको किसने किया? उसको किया आपका
वसंत कृष्ण वैद्य ने एंड एलिजेटली डेकोरेटेड एंड एलिमिनेटेड बाय नंदलाल बोस, और एलिजेटली इसको डेकोरेटेड और एलिमिनेटेड किया गया किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। ठीक है। अब इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या है? हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी टेक्स्ट क्या था? ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू एन ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हिंदी लैंग्वेज। मीन्स क्या है? ओरिजिनली क्या है? ओरिजिनली इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं लिखा गया है जिसमें कि ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी हो, हिंदी लैंग्वेज, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं लिखा गया है। लेटर ए प्रोविजन इन द रिगार्ड वाज मेड बाय द 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। बाद में अमेंडमेंट एक्ट ला करके 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके कब? 1987 में इसको क्या किया गया? एक प्रोविजन लाया गया। ठीक है। दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 394A। इस अमेंडमेंट ने क्या किया? एक नया आर्टिकल जोड़ दिया। कौन सा? 394A इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या किया? लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट जोड़ दिया, और उस अमेंडमेंट का क्या मतलब था? एक नया आर्टिकल जोड़ दिया। क्या? 394A। 394A को एक नया अमेंडमेंट जोड़ दिया। ठीक है। दिस आर्टिकल कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। क्या क्या प्रोविजन है? द प्रेसिडेंट शेल काउज टू बी पब्लिश्ड अंडर हिज कैटेगरी। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसलेशन होगा किसमें? हिंदी लैंग्वेज में। द मॉडिफिकेशन व्हिच आर नेसेसरी टू ब्रिंग इन कॉन्फर्मिटी विद द लैंग्वेज स्टाइल एंड टर्मिनोलॉजी एडॉप्टेड इन द ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल एक्ट इन हिंदी कैन बी मेड इन इट। मींस कहने का मतलब आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करो, ऐसा मना ही नहीं है, आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करो, लेकिन बेसिक मीनिंग जो है, संविधान का जो बेसिक मीनिंग है, क्या सोच के वो लिखा गया था, क्या सोच के वो लिखा गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आप हिंदी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। ये एक्सक्यूज मी, सॉरी 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 सॉरी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं? आप उसको हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिक मीनिंग जो है उसको आप चेंज कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऑल द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बिफोर सच पब्लिकेशन शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन मीन। सारे अमेंडमेंट जो भी तब तक अमेंडमेंट हो चुके थे, सारे अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट करना है। जो भी आप हिंदी वर्जन में कन्वर्ट कर रहे हो उसको, तो सारे अमेंडमेंट जो हो चुके हैं तब तक, उसको क्या करना है? उसको उसमें कॉन्स्टिट्यूट करना है, उसको इसमें इंसर्ट करना है। ठीक है। द ट्रांसलेशन इन हिंदी ऑफ एवरी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इन इंग्लिश। मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश में बनाया गया था उसको हम क्या कर सकते हैं? हिंदी में ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन्स हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी अमेंडमेंट, प्रत्येक अमेंडमेंट को क्या कर सकते हैं? उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शेल बी कंस्ट्रक्टेड टू हैव द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल टेक्स्ट इन इंग्लिश। मीन्स जो भी मीनिंग इंग्लिश में है, ओरिजिनल टेक्स्ट में जो भी मीनिंग है, उसमें क्या करना है? उसको चेंज नहीं करना है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन दिस मैटर, अगर कोई भी डिफिकल्टी होता है इस मैटर में, द प्रेसिडेंट शेल काउज द हिंदी टेक्स्ट टू बी रिवाइज सुटेबली। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उस हिंदी टेक्स्ट को रिवाइज करेंगे सुटेबली। द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश शेल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पसेस इट्स ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। मीन्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में ट्रांसलेट हो रहे हैं, द ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स एवरी अमेंडमेंट पब्लिश्ड, मीन्स जो ट्रांसलेट हो चुके हैं किसमें? हिंदी में, और उसके प्रत्येक अमेंडमेंट जो पब्लिश्ड हुआ है, शेल बी डीम्ड टू बी फॉर ऑल पर्पस, उसको क्या रखा जाएगा? सभी पर्पस के लिए रखा जाएगा। इट्स ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, मीन्स उसके जो भी टेक्स्ट हैं ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होंगे हिंदी में, जो भी टेक्स्ट होंगे वो ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट होंगे हिंदी में। एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारे बुक में दी हुई है ऑलरेडी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार हम इसको देख लेते हैं। क्या देखना है इसमें? रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 208 सीट लाए, मुस्लिम लीग ने 73, उसके बाद यूनियनिस्ट पार्टी ने 1 सीट लाए थे, यूनियनिस्ट मुस्लिम ने 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1 सीट लाया था, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन 1, सिख नॉन कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1,
और इंडिपेंडेंट 8 सीट लड़ी। टोटल मिलाकर के कितना सीट था? 296 सीट थे। ठीक है, उसके बाद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया 1946। क्या क्या सीट्स अलॉट हुए थे? जैसे ब्रिटिश इंडियन प्रोविजन में 11 सीट थे, उसको कितना सीट अलॉट हुए थे? 11 स्टेट्स 11 प्रोविंसेस थे, उसमें से कितना सीट अलॉट हुए थे? 292। प्रिंसली स्टेट को कितना हुए थे? 93 सीट्स अलॉट हुए थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को कितना सीट अलॉट हुए थे? 4 सीट अलॉट हुए थे। और टोटल मिलाकर के कितना सीट बनाई गई थी? 389 सीट्स बनाई गई थी। ठीक है, ये हमारा चैप्टर यहाँ तक। ये सारी चीजें हम अपने बुक से देख सकते हैं। ठीक है, हमारे सबके बुक में लगभग लगभग चीजें सेम दी हुई है। ठीक है, ये हमारा लेक्चर यहाँ पर खत्म हुआ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।